कुछ दिनों पहले मैं एयरपोर्ट गया था। अरे नहीं 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 नहीं, अभी मेरी किस्मत ऐसी कहाँ है, अभी तो स्ट्रगल टाइम चल रहा है। जाऊंगा जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। बात ऐसी थी कि मेरा एक दोस्त आउट ऑफ इंडिया जा रहा था पढ़ने के लिए, तो हम सब दोस्त उसे सी ऑफ करने के लिए गए हुए। लेकिन बाद में मैंने वहां का नजारा देखा, भाई साहब क्या तो फैसिलिटीज थी बॉस। मैं सच में काफी हैरान था ये सब देखकर। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि आखिरकार ये एयरपोर्ट पैसे कैसे कमाते होंगे। फिर सोचा इसी पे अपनी अगली वीडियो बना लेता हूँ। तो अपने दोस्त को हवा में उड़ा के मैंने सीधे घर पे आके एयरपोर्ट के बारे में जानकारियां बटोरना शुरू कर दी। गूगल खोला और लिखा एयरपोर्ट है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि एयरपोर्ट सरकार की अर्थव्यवस्था में एक काफी बड़ा रोल निभाती है। इसीलिए हर साल सरकार इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करती है। और सिर्फ सरकार ही नहीं, कुछ काफी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट पर दिल और जेब दोनों खोल के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यस, जैसे कि अपने मोटा भाई अरे अंबानी, अडानी और टाटा भाई के एयरपोर्ट वाली काफी सारी खबरें सुनी होंगी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट दबा के पैसा छापते हैं, वरना ये लोग इतने पागल तो है नहीं, बिजनेस माइंडेड है ये, और जहां पैसा वहां ये लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं इसमें, और कितने रुपयों में हमारे यहाँ एयरपोर्ट बनकर तैयार होता है। देखिए, एक एयरपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक काफी बड़ी लोकेशन चाहिए होती है, क्योंकि भाई साहब ऐसे कहीं पे भी तो एयरपोर्ट बन नहीं जाएगा, है ना। प्लेन को लैंड करना, टेक ऑफ करना, उसके लिए अच्छा खासा बड़ा सा रनवे चाहिए होगी। प्लेन को पार्क करने के लिए भी काफी बड़ी जगह चाहिए होती है, और इतनी बड़ी जगह खरीदने के लिए पैसे भी तो काफी लगते हैं ना। अरे अपने यहाँ तो एक छोटी सी झोपड़ी की कीमत भी लाखों रुपए में है। तो जाहिर सी बात है जिस जगह एयरपोर्ट बनेगा उस जगह की कीमत तो आसमान छू रही होगी। दूसरा, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि किस तरह से एयरपोर्ट को डिजाइन करना है। और तीसरा है एयरपोर्ट का साइज और फैसिलिटीज। अब ये सब मिला के एयरपोर्ट के खर्चे का एक आंकड़ा निकाला जाता है। अब अपने यहाँ एयरपोर्ट बनाने के लिए 15,000 करोड़ से लेकर अब तक का लेटेस्ट आंकड़ा 35,000 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। आई नो, ये रकम सुन के आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर एक इंसान इतना सारा पैसा कैसे लगा सकता है, वो भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई भी एक प्राइवेट बंदा शुरुआत में इतनी बड़ी रकम का रिस्क नहीं उठाता है। इसी वजह से हमारे यहाँ एयरपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन कुछ समय पहले पैसों की दिक्कत या किसी दूसरे कारण की वजह से सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, जिसमें सरकार और प्राइवेट कंपनीज साथ में पार्टनरशिप पर इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करती हैं, जिसमें मालिक सरकार ही होती है, पर कुछ शेयर्स प्राइवेट कंपनीज के भी रहते हैं। और साथ ही एयरपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हैंडलिंग तक सारा काम प्राइवेट कंपनीज देखती हैं, जिसे पीपीपी प्रोजेक्ट्स यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार इतना पैसा एयरपोर्ट पर लगता है, तो एयरपोर्ट इतना कमाता होगा ना, तभी तो पैसा लगा रहा। जी हाँ बिल्कुल भाई, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो कमाना तो पड़ेगा ना, नहीं तो फिर सरकार भी पागल तो है नहीं। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे। तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे जो प्लेन्स होते हैं उसे ज्यादातर कोई प्राइवेट कंपनीज ओन करती है, जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में एयर इंडिया, एयर इंडिगो जैसी एयरलाइंस है। तो सबसे पहले तो एयरपोर्ट इन कंपनी से लेता है लैंडिंग चार्जेस। जी हाँ, ये मुफ्त नहीं होता भैया जी कि कोई भी प्लेन कहीं पे भी लैंड कर जाए। देखो, इसमें ऐसा होता है कि एयरपोर्ट जो होता है वो होता है गवर्नमेंट के अंडर में, लेकिन ये जो प्लेन्स होते हैं वो होते हैं ज्यादातर किसी प्राइवेट कंपनीज के। तो उन्हें सबसे पहले एयरपोर्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि देखो भैया, अपना प्लेन हम यहाँ पे लैंड करवाएंगे, फिर यहाँ से टेक ऑफ भी करेंगे। तो अपने एयरपोर्ट वाले चाचा भी कहते हैं कि ठीक है भैया, करो तुम लैंड और टेक ऑफ, कोई दिक्कत ना है। पर अपने को मांगता है पैसा, क्योंकि जमीन है अपनी और तुम हो किसी और के बाबू सोना, तो पैसा तो लगेगा भैया। इसीलिए जब जब किसी भी एयरलाइन का प्लेन टेक ऑफ या फिर लैंड करता है तो एयरपोर्ट वाले उनसे दबा के चार्जेस वसूल करते हैं। इसके बाद आता है पार्किंग चार्ज। मतलब अब हर टाइम तो एयरप्लेन हवा में नहीं रहेगा ना कहीं तो उसको पार्क भी करना पड़ेगा, उसको भी तो रेस्ट चाहिए होगा ना, नहीं तो वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा। इसीलिए उसको करते हैं पार्क। अब देखो, किसी भी एयरलाइंस का प्लेन एयरपोर्ट में 2 से ज्यादा घंटे तक पार्क रहता है तो एयरपोर्ट उसका भी पैसा कंपनी से चार्ज करता है, और ये पार्किंग चार्जेस आवर्स के हिसाब से होते हैं। और यही नहीं, काफी एयरपोर्ट्स तो प्लेन लैंड होते ही फिक्स चार्ज लेते हैं,
वैट चार्ज भी वसूल करते हैं। और इतना ही नहीं, नॉइस चार्ज तक प्लेन की कंपनियों को पे करना पड़ता है। इतना शोर मचा रहे हो, उसका भी पैसा दो भाई साहब। मतलब अगर आपका प्लेन फिक्स वजन से ज्यादा का वजन का होगा तो भी आपको पैसा देने का है। जी हाँ, और अगर आपका प्लेन लैंड होने पर या फिर टेक ऑफ होने पर ज्यादा ही आवाज करता है तो भैया उसका अलग से पैसा। इतना शोर काहे को मचाया। इसके बाद आता है पैसेंजर सर्विस फीस, और ये पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसमें आपको पैसेंजर फैसिलिटीज फीस, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस और काफी सारी और भी फीस ऐड हो जाती हैं। अब सवाल ये आता है, तो एयरलाइंस ये पैसा किस तरह से पे करती है? देखो भैया, ये सारी की सारी फीस वसूल की जाती है आपके टिकट से। यस, और जब आप अपनी टिकट को ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें सारी की सारी चीजें मेंशन होती है कि हम आपसे किस किस बात के पैसे ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि एयरपोर्ट वाले चचा एयरलाइन से पैसा वसूल करते हैं, और एयरलाइंस वाले मोटा भाई ये पैसा आपसे वसूल करते हैं। खैर, मैं तो गया नहीं ना एयरलाइंस में, इसीलिए वो आपसे वसूल करते हैं जो जाते हैं। लेकिन जरा रुको यार, इसमें भी ना एक ट्विस्ट है। देखो, एयरलाइंस वालों का क्या होता है कि उन्हें बेचनी पड़ती है टिकट्स, जिससे कि प्लेन की सीट्स बुक हो जाएं, तब जाके तो उनको पैसा मिलेगा। अब फिर चाहे वो बिजनेस क्लास हो, इकोनॉमिक क्लास हो, ये अलग बात है। लेकिन एयरपोर्ट वाले चचा का ऐसा नहीं है। उन्हें प्लेन की सारी सीट चाहे वो भरी हो या खाली हो, उनको तो पैसेंजर सर्विस फीस पर सीट के हिसाब से पैसा लेना ही लेना है भाई, वो नहीं छोड़ने वाले ये। और ऊपर से प्लेन के पैसेंजर्स को उतारने के लिए जो एरो ब्रिज दिया जाता है ना बॉस, उसका भी अलग से पैसा देना पड़ता है। और कभी कभार सरकार अपने कुछ चार्जेस अलग से डाल देती है, तो वो भी एयरलाइंस वालों को ही पे करना होता है। इसका मतलब ये है कि आप जो टिकट लेते हैं ना, इसमें आपका वेटिंग चार्ज ऐड हो जाता है। यहाँ तक कि आपका लगेज चार्ज, सिक्योरिटी चार्ज और एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी की चीजों को यूज करने के लिए भी एक फिक्स चार्ज होता है। और ये सब मिला के आप अपनी एक टिकट का पेमेंट पे करते हो, जिसमें आधा चार्ज ही आपका ट्रैवल का चार्ज है भाई, बाकी का तो जाता है एयरपोर्ट वाले चचा के खाते में। भाई प्लेन वाले तो टिकट के पैसे से कुछ पैसे ही काटे हैं, लेकिन टिकट के फीस का आधे से ज्यादा पैसा एयरपोर्ट के अकाउंट में जाता है। इसीलिए तो बिना टिकट के आपको वहां पे एंट्री ही नहीं मिलती है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम कमाई के आंकड़े की बात। तो आप समझ लीजिए कि एयरपोर्ट वाले एक पैसेंजर के पीछे 2000 रुपए मिनिमम खर्च करते होंगे, तो 1000 रुपए पर पर्सन तो इन्होंने यहीं से कमा लिए। और जो बाकी का बचा कुचा होता है उसका क्या? चलिए तो अब बाकी के आधे खर्चे की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। तो अगर आपको प्लेन से कहीं जाना है तो सीधी बात है कि आपको एयरपोर्ट आना है। तो एयरपोर्ट वालों का क्या होता है कि जितनी भी देर के लिए आप यहाँ एयरपोर्ट पर रुके हो, वो हर मिनट आपसे किसी न किसी तरह से पैसे कमाएं। तो इसीलिए एयरपोर्ट के अंदर एक सेक्शन होता है जहाँ काफी सारी रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर्स और इसी तरह की कई सारे और भी शॉप्स होते हैं। तो भैया एयरपोर्ट उन शॉप्स को वहां पर अपनी ब्रांड लगाने के लिए पैसा वसूल करेगा, मतलब कि रेंट, सीधी सी बात है, जैसे मॉल में होता है। या तो फिर उनकी कमाई का एक पर्टिकुलर हिस्सा एयरपोर्ट की कमाई में जाएगा, और साथ ही साथ एयरपोर्ट पैसेंजर से भी उनके व्हीकल पार्किंग के लिए चार्जेस वसूल करता है। और भैया ये सब पैसा भी आवर्स के हिसाब से ही लिया जाता है, फिर वो पैसेंजर हो या फिर सिर्फ उनका कोई रिलेटिव हो। लेकिन अगर आपने एक बार एयरपोर्ट की सरहद पार कर ली तो आपको किसी ना किसी तरह पैसा निकालना ही निकालना है। वैसे तो ये पार्किंग चार्जेस भी काफी कम होते हैं, लेकिन यहाँ फिर बात आती है क्वांटिटी की। इसका मतलब जितने ज्यादा व्हीकल्स उतनी ज्यादा कमाई। और भैया मैं बता रहा हूँ आपको, दुनिया के मोस्ट एयरपोर्ट्स की 30 से 35% कमाई इन्हीं पार्किंग चार्जेस से होती है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस काफी कम है। और भैया ये दाम छोटे पर पैसे मोटे वाला सीन है। इसके अलावा एयरपोर्ट एडवर्टाइजिंग से भी पैसे कमाता है, मतलब कि एयरपोर्ट्स पर लगे पोस्टर्स, एड्स, इनके लिए भी एयरपोर्ट ब्रांड से काफी तगड़े पैसे चार्ज करता है। और साथ ही एयरपोर्ट रियल एस्टेट से भी काफी पैसे कमाता है। अब वो कैसे, चलो ये भी जान लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर कोई नया एयरपोर्ट बनता है तो उसके आसपास की जमीन खाली होती है। वो जमीन एयरपोर्ट के मालिकाना में ही आती है, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट चलने लगेगा या एक्सपेंड होगा, तब एयरपोर्ट वाले अपने पास रेस्टोरेंट और होटल या फिर मॉल खोलने के लिए ओनर से अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और अब बात करते हैं एयरपोर्ट लाउंज की। तो ये एयरपोर्ट की तरफ से बनाया गया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर लोगों को प्रीमियम फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो एयरपोर्ट लाउंज के ओनर से काफी अच्छा खासा चार्ज किया जाता है, और इस एरिया में जाने के लिए आपको एंट्री एक्सेस लेना पड़ता है, जो कि कम से कम 1500 रुपए तक का होता है पर पर्सन के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से नहीं। इसके बाद भैया आता है एयरपोर्ट वालों की कमाई का सबसे बड़ा हथियार, जिसे कहते हैं ड्यूटी फ्री शॉप्स। पहले तो हम आपको बता दें कि ये ड्यूटी फ्री शॉप्स
कौन सी बला है भाई। तो ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं ना, वो एक तरह का शॉपिंग मॉल ही होता है, और ये खास तौर पे होता है डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए, यानी कि इंटरनेशनल ट्रैवल करने वालों के लिए। क्योंकि अगर आप किसी देश से सामान खरीद कर अपने देश में ले जाना चाहते हो तो उस पर दोनों देशों का टैक्स लगता है और उस चीज की कीमत काफी बढ़ जाती है। तो एयरपोर्ट वालों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई जिसे कहा जाता है ड्यूटी फ्री शॉप्स, जहां से आपको शॉपिंग करने से कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, उस चीज पे कोई टैक्स ही नहीं लगेगा। तो लोग सबसे ज्यादा उस जगह से ही परचेज करते हैं और उन चीजों को अपने देश में लेकर जाते हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर्स की परचेजिंग पावर काफी ज्यादा होती है तो इससे भी एयरपोर्ट को काफी ज्यादा फायदा होता है। तो कुल मिलाकर भैया एयरपोर्ट इन्हीं सभी चीजों से अपना गुजारा करते हैं। गुजारा क्या, दबा के कमाते हैं और क्या। और एयरपोर्ट की कमाई भाई साहब इतनी ज्यादा होती है कि इसी वजह से काफी सारी कंपनियां एयरपोर्ट पर लोन और उधार लेके पैसे लगाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, जय हिंद।